स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नए ऐलान को लेकर। आखिरकार क्या कुछ यहाँ सीएम सुक्खू की ओर से कहा गया है, हिमाचल के लिए उन्होंने कौन सा नया ऐलान किया है, क्योंकि यशवंत सिंह परमार की जयंती थी, उन्हें याद करते हुए ये बात आज उन्होंने बताई है कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका क्या विजन है। तो ये भी जानकारी देंगे। कैबिनेट बैठक 8 अगस्त को है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में, इस पर भी बिल्कुल पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन से एजेंडास पर चर्चा होगी। जेओईआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट कब तक घोषित होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देरी क्यों बढ़ती जा रही है, इस सवाल का जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी मार्च में। ये पहली ऐसी परीक्षा थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रणाली से ली गई थी, लेकिन अभी तक इसमें भी रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो पाया, जबकि सीबीटी सिस्टम तो लागू ही इसलिए किया गया था ताकि कम से कम समय में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभ्यर्थियों को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, बिल्कुल अपडेट बारीकी से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 9 अगस्त तक अभी मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन गनीमत ये रहने वाली है कि देखिए, येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट को लेकर कोई भी आसार नहीं जताए गए हैं। हल्की बूंदाबांदी ही अधिकांश क्षेत्रों में होगी और ये राहत भरी बात भी है, विशेष तौर से उन इलाकों के लिए जहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़े गए हैं। दरअसल जब जोरदार बारिश होने लगती है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं बीच में आ जाती है, इसलिए इन दिनों में अगर कम बारिश होगी तो उतनी ही राहत मिलेगी प्रभावित लोगों को भी। और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स लगाई हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रभावित क्षेत्रों में, उनके लिए भी ये राहत भरी खबर एक तरह से होने वाली है अगर जोरदार बारिश नहीं होती है। हालांकि आज का दिन भी सूखा ही निकल गया है, कुछ एक जगहों पर काफी कम बूंदाबांदी हुई है और अभी जिस तरह का कहर मॉनसून ने बरपाया है 2 दिन पहले, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोग काफी ज्यादा डर भी गए हैं। तकरीबन अभी 43 से ज्यादा लोग देखिए लापता बताए जा रहे हैं। हाल ये है कि लाहौल स्पीति में शिंकुला दर्रा मार्ग भी प्रभावित हो गया है। 17 घंटे से ये सड़क मार्ग बंद है। वहाँ स्थानीय लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि वो इस मार्ग से होकर ना गुजरे, खतरे से खाली नहीं होगा यहाँ से जाना, क्योंकि इसी सड़क मार्ग पर 6 जगहों पर तकरीबन बाढ़ आ गई है। तो इसी वजह से अभी आवाजाही ठप है। 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है इस मार्ग को दुरुस्त करने में। और जैसा कि हमने कहा, नेशनल हाईवे 505 से जुड़ी ये जानकारी हमने आपको दी है। अब आना चाहेंगे उन प्रभावित क्षेत्रों की ओर जहां पर लोग लापता है। समेश में अभी तक 36 के 36 लोग लापता है, कोई सुराग इनका नहीं मिल पाया है। 85 घंटे से ज्यादा का देखिए यहाँ पर समय हो गया है। दूसरी बात हम करना चाहेंगे बागी पुल की, कुल्लू में, क्योंकि ये तकरीबन 7 लोग लापता थे, इसमें एक पुरुष और एक महिला का शव जरूर मिल गया है। 5 लोग अभी भी लापता ही बताए जा रहे हैं। कुल्लू के बागी पुल में भी क्योंकि बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से लेकर ये 5 के करीब लोग अभी भी वहां लापता चल रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल छेड़े गए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है और 300 लोगों की टीम जुट गई है इन लापता लोगों को ढूंढने के लिए। हालांकि अब तो परिजनों ने उम्मीद भी खो दी है कि जिंदा ये व्यक्ति मिल पाएंगे। 3 दिन होने को आए हैं, कोई सुराग कुल्लू में और समेश में अभी तक नहीं मिल पाया है। मंडी की बात करें, वहां फिर एक अच्छी खबर सामने आई है। खैर, परिजनों के लिए तो अच्छी ही खबर है, अगर डेड बॉडी भी उन्हें मिल जाती है तो एक तरह से अंतिम संस्कार वो कर सकते हैं, क्योंकि मंडी के चौहर घाटी में भी 11 लोग लापता थे, जिसमें से 9 लोग मिल चुके हैं, 2 शव आज और मिले हैं और अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहां पर स्थानीय लोग भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि अपनों की डेड बॉडी ही कम से कम उन्हें मिल जाए, एक सही रिचुअल के साथ उनका अंतिम संस्कार हो सके। निराशा हर जगह है, दुख हर जगह है और शोक भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा मैटर परिजनों के लिए यही कर रहा है कि कम से कम अपनों की डेड बॉडीज़ तो उनके हाथ लग जाए। ये क्योंकि देखिए अभी हमारे हिंदू समाज में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। तो ये फिलहाल जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे कि प्रभावित क्षेत्रों के हालात किस तरह के बने हुए हैं। इसी बीच एक और अपडेट हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि मंडी जिले के चौहर घाटी में 2 शव आज मिले हैं, साथ ही साथ सुन्नी डैम में भी एक महिला का शव मिला है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, स्थानीय लोगों की नज़र ही डैम के किनारे पड़ी और ये महिला का शव वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को दी है।
फिलहाल जो महिला है उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हुई हैं, सिर का आधा हिस्सा नहीं है और एक टांग भी शरीर के हिस्से में नहीं है। कितनी ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई है ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन चेहरे में निशान बहुत ज़्यादा है। इस वजह से पहचान ना होने के कारण कुल्लू प्रशासन को भी संपर्क साध लिया गया है रेस्क्यू टीम की ओर से, और ये अभी यहाँ पता लग पाएगा कि आखिरकार महिला कौन थी। ये कुल्लू से वहाँ तक बहती बहती पहुँच गई है या फिर किसी और क्षेत्र की थी, क्योंकि स्थानीय लोगों की नज़र पड़ी है। उन्होंने ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम को फिर इस बारे में सूचित किया है। अब आना चाहेंगे किस प्रकार से देखिए लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सबसे पहले तो अभी जवान ही पूरी तरह से फील्ड पर डटे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बाकी की मशीनरीज भी मंगवा ली गई है। इसमें पोकलेन मशीन, लाइव डिटेक्टर डिवाइस और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दरअसल जहां जहां खोजी कुत्ते जा रहे हैं वहीं जेसीबी की मशीन्स का इस्तेमाल कर खुदाई की जा रही है, यानी कि जिस ओर खोजी कुत्तों की ओर से संदेह जताया जा रहा है कि यहां पर कोई शव हो सकता है, तो वहां पर जेसीबी मशीन की मदद लेकर खुदाई ज़रूर हो रही है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि समेश खड्ड में मलबा कुछ इस कदर आ गया है कि 36 के 36 लोग अभी तक वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। बागी पुल में 7 लोग लापता थे और फिलहाल इसमें से अभी 5 लोग लापता ही हैं, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसी तरह से मंडी के चौहार घाट में 11 लोग लापता थे और 9 लोगों को ढूंढ निकाल लिया गया है। 9 डेड बॉडीज यानी कि यहाँ मिल चुकी है। आज जो 2 शव मिले हैं उसमें बेटी और माँ का शव मिला है। अपने ही घर के मलबे के नीचे ये बेटी और उसकी माँ दब गई थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ एक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और साथ ही साथ ज़रूरी सामग्री भी ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाई है जहां आवश्यकता है। जैसे समेश गांव के जो लोग हैं उनके लिए बिस्तर और बाकी खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है और सरकार से नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग भी उठाई है कि जल्द से जल्द और मशीनरीज वहां पर मंगवाई जाए ताकि लापता लोगों का पता चल सके। इस बीच उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें ये दिलासा भी दिया कि हर समय और हर मुश्किल में नेता प्रतिपक्ष उनके साथ खड़े रहने वाले हैं। लेकिन बिस्तर और राशन के साथ साथ जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कुछ और मशीनरीज की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए सरकार से ज़रूर नेता प्रतिपक्ष ने मांग उठाई है कि प्रबंध जल्दी किया जाना चाहिए और फौरी राहत के तौर पर भी राशि उन परिवारों को दी जानी चाहिए जिन्होंने अपने मकान खो दिए हैं या फिर अपने ही खो दिए हैं। ये इस वक्त सबसे बड़ी क्षति क्योंकि उनके लिए है। अब फिजिकल एजुकेशन की भर्ती पर आना चाहेंगे। दरअसल इस भर्ती में भी लगातार पेच फंस रहा है। हालांकि शारीरिक शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है चौड़ा मैदान में। ये बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संगठन है और इनका कहना है कि जो 870 के करीब पदों को स्वीकृति मिली थी पिछली सरकार में, ये क्योंकि अप्रूव हो गए हैं तो इन पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होनी चाहिए। हालांकि देखिए अभी हाल ही में 486 के पदों पर भी भर्ती होने जा रही है और इसके लिए आरएनपी रूल्स भी तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन जो अभी हाल ही में आरएनपी रूल्स तैयार हुए हैं वर्तमान सरकार की ओर से, इस पर भी बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की ओर से कुछ एक सवाल उठाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो क्वालिफिकेशन को लेकर प्रावधान किए गए हैं वो सही नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा हासिल किया हुआ है और डिग्री इनके पास है नहीं। लेकिन उससे पहले भी जो 870 के करीब पद अप्रूव किए गए थे और जिन कंडीशनों पर यानी कि जिस कंडीशन पर ये अप्रूव किए गए थे उसी आधार पर इनके लिए भर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो 119 के करीब पद थे और अभी विवाद में चल रहे हैं उन्हें होल्ड पर ही रखा जाए ताकि आने वाले समय में जो बाकी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो जल्द से जल्द इस विषय को लेकर हो पाए। 100 बच्चों की कंडीशन हटा दी जाए क्योंकि ये ड्राइंग मास्टर्स और शारीरिक शिक्षकों के लिए 100 बच्चों की कंडीशन सरकारी स्कूलों में रखी गई है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है जिस वजह से इन शिक्षकों की तैनाती ही नहीं हो पाती। तो जब तक ये कंडीशन नहीं हटेगी तब तक इनकी भर्ती होना एक तरह से असंभव है। सबसे पहले इस प्रावधान को हटाया जाए। ग्रामीण इलाकों में अब संख्या कम रह गई है, सभी अभिभावक अपने बच्चों को शहर लेकर आ गए हैं, तो जितनी वहां संख्या होगी उतने ही बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि 100 बच्चों की कंडीशन को भी जल्द से जल्द हटाया जाए। अपनी इन कुछ एक डिमांड्स के साथ ये शिमला के चौड़ा मैदान में बैठे हैं। तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सचिवालय में कोई हलचल नजर नहीं आई है इनकी मांगों को लेकर। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा देखी आई हुई है और बहुत सारे प्रभावितों को इस वक्त सरकार की आवश्यकता है और जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री खुद भी हैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने में इस वक्त काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं।
खरीद फरोख्त मामले में नया मोड़ सामने आया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी बालूगंज थाना में पहुंचे थे और वहां इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि जो भी इनसे सवाल किए जाएंगे बिल्कुल उसका जवाब देंगे। ये पूरी तरह से पुलिस के साथ वहां कोऑपरेट करने वाले हैं। ये बात भी इन्होंने मीडिया के समक्ष रखी कि हरियाणा में भी भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन इन्होंने तो खरीद फरोख्त को लेकर कोई केस नहीं किया दूसरे दल पर। ये राजनीति का हिस्सा है और इसे राजनीति की तरह ही लेना चाहिए। इस तरह के केस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रजातंत्र में किसी को भी अधिकार है कि वो एक दल से दूसरे दल में जा सकता है। ये भी तरुण भंडारी की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, हिमकेयर योजना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से चुप्पी तोड़ दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ शब्दों में ये कहा कि हिमकेयर योजना इसीलिए बंद की गई है निजी अस्पतालों में क्योंकि मनमानी ढंग से निजी अस्पताल अपनी व्यवस्था रखते हैं। मान लीजिए 25,000 का इलाज होगा तो 1 लाख का बिल बना देंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने इस योजना पर अध्ययन किया और उसके बाद गौर किया कि बिना सोचे समझे ही पूर्व सरकार ने ये योजना शुरू कर दी थी और निजी अस्पताल इसका फायदा भी उठा रहे थे। कुछ एक गड़बड़ियां भी इसमें पाई गई है, जिसके बाद ये तय हुआ कि निजी अस्पतालों को इसके दायरे से बाहर किया जाएगा। एक आंकड़ा भी उन्होंने रखा है कि 450 करोड़ निजी अस्पतालों को अभी सरकार की ओर से दिए जाने हैं और 550 करोड़ सरकारी अस्पतालों को भी अभी अदायगी होनी है। तो इसी वजह से ये बंद भी की जा रही है क्योंकि कई गड़बड़ियां इसमें हो सकती है। सवाल देखिए तब से उठ रहे हैं जब से लेकर भारत आयुष्मान योजना के तहत इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। जब यहाँ सेंटर की योजना पर फ्रॉड हो सकता है निजी अस्पतालों में, तो ये तो वैसे ही राज्य की योजना है, इसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना है कि फिलहाल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर निकाला जा रहा है और बाकी के जो सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि मेडिकल अलाउंस उन्हें दिया जाता है, इस वजह से सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना के बाहर किया गया है। यानी कि सिर्फ पात्र लोगों को हिमकेयर योजना के तहत अब लाभ दिया जाएगा। स्कूलों पर एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही कि ये बार बार विपक्षी दल सवाल कर रहा है कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों में अगर गुणवत्ता बढ़ानी है शिक्षा की तो जरूरी है ऐसे स्कूलों को बंद किया जाए जहां पर 2 या 3 छात्र ही रह गए हैं और शिक्षकों की संख्या है नहीं। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि वो भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिस वक्त वो सरकारी स्कूल में थे गुणवत्ता कुछ और थी और अब 18वें स्थान पर यहाँ शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश का आ गया है। इसमें यह विचार करने की आवश्यकता थी कि आखिरकार शिक्षकों की कमी कहां पर है, किस वजह से हो रही है और छात्रों की एनरोलमेंट क्यों नहीं बढ़ पा रही है। 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ऐसे स्कूल जहां पर 3 या 4 छात्र ही होंगे उन्हें अब मर्ज कर दिया जाएगा। जब ये स्कूल मर्ज होंगे तो शिक्षकों की कमी वहां पर नहीं रहेगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर कमी नहीं रहेगी, खेल के मैदान की भी कमी नहीं रहेगी और ये शिक्षा को सुधारने के लिए कुछ एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो कि जरूरी है। दूसरी बात देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कही है। इन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को लेकर कही कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दी गई हैं, हालांकि इन्होंने मेंशन यहां पर नाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का भी किया जो कि पूर्व की सरकार में खोली गई थी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उस वक्त मुख्यमंत्री थे और काफी शौक से या एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट भी उनका ये उस वक्त माना जा रहा था। इसका नाम लेते हुए बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जिक्र मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज किया है विधानसभा में और उनका ये कहना था कि आने वाले समय में ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी जरूरी होने वाला है वो एक अच्छा रैंक हासिल करे। ये रैंकिंग उनकी भी बढ़नी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, तभी स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटीज तक यहाँ शिक्षा में सुधार हो सकता है और इसी के लिए सरकार कदम उठा रही है। एक बात मुख्यमंत्री ने जो कही वो ये भी थी कि इससे पहले वन विभाग में भी यहाँ कुछ एक परिवर्तन लाए गए हैं, ऊर्जा नीति में भी परिवर्तन किया गया और अब यहाँ कर्मचारियों की ACR तक में परिवर्तन किया जा रहा है। तो आखिरकार शिक्षा में परिवर्तन क्यों ना किया जाए, ये जरूरी हो गया है ताकि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, रैंक में सुधार हो सके। 18वें नंबर पर पूरे देश में हिमाचल प्रदेश अब शिक्षा में आ रहा है, स्तर काफी ज्यादा गिर गया है, अब इस स्तर को उठाना होगा जिसके लिए कुछ एक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे। JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी
प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 16वां दिन हो गया है, राज्य चयन आयोग के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है और मांग उठा रहे हैं कि इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। 16 दिन पहले राज्य चयन आयोग के अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि 1 हफ्ते में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते बीत गए हैं, 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। इनके सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इन्होंने सचिवालय के चक्कर भी काटे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या है। अब यहाँ राज्य चयन आयोग के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि 5 अगस्त यानी कि अगले कल जो 556 पोस्ट कोड है उस पर सुनवाई होनी है। उसके बाद 2 से 3 दिन के भीतर यहाँ रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो अब ये समझकर हम चल सकते हैं कि अगले कल जब सुनवाई होगी तो अगले 2 दिन में क्या रिजल्ट घोषित होगा। कुछ ऐसा ही अधिकारियों की ओर से यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है, लेकिन कितना सच साबित होता है ये देखना होगा, क्योंकि दूसरी ओर धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। लगातार अभी इन दिनों बारिश हो रही है जिसमें भीग रहे हैं, और एक अभ्यर्थी की तो मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला भी वहां पर सामने आया है। देखिए, केवल रिजल्ट में देरी उन मामलों में नहीं हो रही है जो कि पूर्व जयराम सरकार के समय से लेकर चल रहे हों। हाल ही में मार्च में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी और ये भारत सरकार की एजेंसी को जिम्मा दिया गया था। ऑनलाइन मोड पर परीक्षा ली थी इस एजेंसी ने। 30 मार्च की ये बात है। और नई बात इस पूरी भर्ती में ये थी कि ये यहाँ नई प्रणाली इसमें लागू की गई थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम इसमें लागू किया गया था। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रणाली को लागू करने की बात हुई थी तो एक जानकारी ये भी दी गई थी कि 2 दिन के भीतर भी रिजल्ट अब घोषित हो पाएगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा समय लग गया है। और इस पर हवाला राज्य चयन आयोग के अधिकारियों की ओर से ये दिया जा रहा है कि जो भारत सरकार की एजेंसी है उसे पेमेंट नहीं की गई है, सरकार के पास मामला लंबित है। जब पेमेंट दे दी जाएगी तो रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। अब इस बीच गलती किसकी मानी जाए ये समझ नहीं आ रहा है, एजेंसी की या फिर सरकार की ओर से जो भुगतान नहीं किया गया है, सरकार की लापरवाही मानी जाए। अभ्यर्थी इस बीच काफ़ी ज़्यादा पिस रहे हैं। और ये OTA यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जब भर्ती परीक्षा हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी अभ्यर्थियों में। उन्हें लग रहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रणाली इसमें लागू की गई है तो रिजल्ट अब जल्दी घोषित होगा और बाकी की जो कमियां हैं वो भी पूरी हो पाएंगी। लेकिन अभी तक इसमें रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया है और सरकार की ओर से पेमेंट नहीं हुई है। अभी बात अगर राज्य चयन आयोग की करें तो आने वाले समय में बाकी की परीक्षाएं करवानी भी होंगी, उनके पास एजेंसी नहीं है परीक्षा करवाने के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में 8 अगस्त को होगी। 2 महत्वपूर्ण एजेंडास पर चर्चा होने वाली है। पहली बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे। पुलिस भर्ती में RNP रूल्स तो तय हो गए हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया जा रहा है लिखित परीक्षा करवाने के लिए, जिस वजह से एक नियम इसमें बदलना होगा। दरअसल इसे एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में लाना होगा। सामान्य तौर पर लोक सेवा आयोग क्लास 3 की भर्तियां नहीं करवाता है, और अगर क्लास 3 की भर्ती का जिम्मा लोक सेवा आयोग को देना है तो इसमें परिवर्तन करना होगा। इसीलिए प्रस्ताव एक दफा फिर पुलिस भर्ती का कैबिनेट में जा रहा है और अब इसे एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन में लाने की मंजूरी कैबिनेट की ओर से इसी बार दी जाती है या नहीं देखना होगा। हर कैबिनेट बैठक में ये पुलिस भर्ती का मामला जरूर जाता है, लेकिन कोई ना कोई पेच बीच में फंस ही जाता है। अब लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा का जिम्मा जरूर दे दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये एक बदलाव करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कितना ज्यादा समय सरकार की ओर से लिया जाता है ये हम देखेंगे। अगली बात उन 21 पोस्ट कोड्स को लेकर करना चाहेंगे जो FIR के दायरे से बाहर हैं। दरअसल ये क्योंकि अब कार्मिक विभाग को फाइल दे दी गई है और अगले कल तक राज्य चयन आयोग को फाइल भेजी जा सकती है कार्मिक विभाग की ओर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से नया ऐलान आज किया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार की जयंती थी और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिस प्रकार से एक नया विजन लेकर परमार जी हमारे बीच आए थे और उन्होंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया, भी एक तरह से हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्योंकि यशवंत सिंह परमार जी को माना जाता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री सुक्खू भी नया विजन लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। 2027 तक सबसे समृद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश बनाया जाएगा, ये लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। आज इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में दी, क्योंकि विधानसभा परिसर में ही ये जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये बड़ी स्टेटमेंट उनकी ओर से दी गई है। साथ ही साथ एक जानकारी और मुख्यमंत्री ने दी है कि अभी प्राकृतिक आपदा में भले ही 700 करोड़ तक का नुकसान हो गया हो, बहुत सारे प्रभावित क्षेत्र सामने आए हैं, लेकिन
एक चैलेंज के तौर पर सरकार इसे ले रही है। इस बार भी प्राकृतिक आपदा से बखूबी निपटा जाएगा, अच्छा काम किया जाएगा और फौरी राहत के तौर पर राशि प्रभावितों को जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। इस चुनौती से सरकार घबराने वाली नहीं है, बल्कि डटकर इसका सामना करेगी और 2027 में समृद्ध राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। ये दावा भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यहाँ पर किया गया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।